नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये जीके और जीएस का अगला वीडियो है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से हमें वर्क करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में शुरू हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 और 1960 के बीच में थी। तो मतलब आपको ये बताना है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी। देखो मैं बताऊँ, शुरुआत जो मानी जाती है ना इसकी, मैंने कल भी आपको बताया था। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है ना भारत में, उसका जो सन लिया जाता है वो 1965 से 1968 के बीच में लिया जाता है। 1965 से 1968 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर इसका तृतीय आंसर हो जाएगा कि तृतीय में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में ही और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 और 1966 के बीच में थी। ठीक है, तो अगर मैं प्रथम की बात करूं, फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करूं फर्स्ट की, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट चली थी 1951 से 1956 तक और ये पूरी किस पर आधारित थी, तो ये कृषि पर आधारित थी। ठीक है, मॉडल मैंने आपको कल बता ही दिया था। मॉडल कौन सा था, तो मॉडल था हैरोल्ड डोमर करके मॉडल था। ठीक, अगर मैं सेकंड की बात करूं, हालांकि आगे जाके मैं सारी लिखवाऊंगा ये 1956 से 1900 पाँच साल का था तो 1961 तक था और ये पूरा का पूरा किस पर था, तो औद्योगिक विकास पर, औद्योगिक विकास पर डिपेंड था। इसका मॉडल पूछा जाता है, तो अगर आपसे मॉडल पूछा जाए तो इसका मॉडल जो था वो महाल पीसी महाल नोबिस इस पे आधारित था। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड हुई थी 1961 से 66 के बीच में। ठीक है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए थी। आपको पता होना चाहिए कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी की पूरी कृषि पर ध्यान दे दिया गया। फिर जब कृषि पर ध्यान दिया, उत्पादन हुआ, लेकिन उद्योग पर ध्यान नहीं दिया, तो दूसरी पर उद्योग पर और तीसरी पर अर्थव्यवस्था पर, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को गति दिया गया था तीसरी उसमें। ठीक है, और हरित क्रांति की भारत में जो शुरुआत मानी जाती है वो 1965 से 1968 के बीच में मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये सबसे पहले राज्य पर इफेक्ट पड़ा था, कौन कौन से राज्य पर, तो अगर मैं राज्य की बात करूं तो पंजाब दोस्तों और हरियाणा, पंजाब हरियाणा और यूपी में सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला था हरित क्रांति। और इससे पहले की जो जानकारी और भी कुछ वो बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब राज्य के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है। अब राज्य का, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है, जब तक आप सुन लें, बात ये आती है कि राज्य का जो सभापति होता है वो होता कौन है। तो राज्य का जो सभापति होता है वो दोस्तों होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्य का सभापति, यहाँ से हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। राज्य का जो सभापति होता है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। ठीक है, बात ये आती है कि इसका उल्लेख कहाँ पर दिया गया है, तो इसका उल्लेख जो है संविधान में, इसका जो उल्लेख है वो संविधान में अनुच्छेद 64 में कहाँ पर दिया गया है, तो अनुच्छेद 64 में दिया गया है। अब इसी पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या है, तो अनुच्छेद 63 में कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 63 कहता है। और इसका जो पद लिया गया है वो लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यूएसए से।
एक अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है राष्ट्रपति से रिलेटेड, 67। 67 की अगर मैं बात करूं तो ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने साल का होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है। 67 में दिया गया है कितने साल का होता है, 5 साल का। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ये आता है कि उपराष्ट्रपति को मतलब जो वेतन मिलता है, क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की हैसियत से वेतन मिलता है या नहीं मिलता। तो ध्यान रखना दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति की हैसियत से नहीं मिलता। जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, वो सभापति की हैसियत से दिया जाता है। सभापति की हैसियत से उसे वेतन दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं डीपली में, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति को किसका वेतन, सभापति का वेतन मिलता है या उपराष्ट्रपति की हैसियत से। ठीक है, एक क्वेश्चन और इससे जनरली पूछा जाता है, एसएससी जीडी में कई बार आया है कि आयु कितनी रखी जाती है। तो इसकी जो आयु होती है वो होती है दोस्तों 35 वर्ष। ठीक है, शपथ कौन ग्रहण करवाता है ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो अगर मैं शपथ की बात करूं तो शपथ है ना, या तो राष्ट्रपति ग्रहण करवाएंगे, राष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष में कहीं ना कहीं इनकी शपथ करवाई जाती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के बारे में था। ठीक है, तो इतना हमें समझना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसे रब कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जब तक पढ़ लेते हैं, बोला जा रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। तो भारत में अगर हम 11वीं की बात करें तो 11वीं की समयावधि कौन सी थी। तो 11वीं की जो समयावधि थी वो दोस्तों थी 2007 से 2012। 2007 से कितनी थी, 2012, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बारी बारी से सीख लेते हैं। देखो जब 11वीं तक पूछ लिया जाता है तो सिंपल सी बात है, टोटल हैं कितनी, 12 हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट की, तो फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो 1951 से 56 तक है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड 1956 से 61 तक है। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड की, तो 1961 से 66 तक है। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, फोर्थ की दोस्तों, तो फोर्थ की 1969 से 74 तक है। गैप हो गया था यहाँ पर। अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो ये 1974 से 78 तक है। ये याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिक्स्थ की बात करूँ तो ये 1900, यहाँ भी 2 साल का गैप था, 1980 से 85। ठीक है, अगर मैं सेवन्थ की बात करूँ तो ये 1985 से 1990। 78 से गैप क्यों हुआ था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी वाला समय काल चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर फिर अगर मैं एट्थ की बात करूँ तो ये था 1992 से 97। फिर अगर मैं नाइन्थ की बात करूँ तो 1997 से 2002। और फिर यहाँ मैं टेंथ की बात करूँ तो टेंथ 2002 से 2007। और अगर मैं 11वीं की बात करूँ तो जो 2007 से 2012, और यही आपसे आंसर में पूछा गया है। फिर मैं 12वीं की बात करूँ तो 12वीं का था 2012 से 2017। ठीक है, तो ये सारी की सारी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नोट पॉइंट और है जो मैं कल नहीं बता पाया आपको, तो आज मैं बता दे रहा हूँ कि 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015
15 को योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर या की जगह नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की क्या की गई है दोस्तों? स्थापना की गई है, ठीक है। ये और याद रखना, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीएम मोदी, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है कि किसी भारतीय नृत्य छऊ के लिए नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो ये किसने? तपन कुमार पटनायक ने जीता। ये देखिए दोस्तों, ये किसने जीता था? तपन कुमार पटनायक ने जीता था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तपन कुमार, एक मिनट दोस्तों, तपन कुमार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तपन कुमार पटनायक हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसमें हमें फैक्ट जानना क्या है इससे रिलेटेड, ये चौथे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कि सबसे पहले तो अगर मैं पूछूं आपसे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1953 में, ठीक, 1953 में उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति द्वारा, और 1953 में हुई कहाँ पर थी? दिल्ली में। 1953 में दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन किसने किया था? तो अगर मैं उद्घाटन की बात करूं, तो उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था इसका उद्घाटन। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये हमें कहीं ना कहीं बात को समझना है। आगे बढ़ते हैं। एक अब अगले क्वेश्चन की तरह अगर हम पढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि हर्नबिल, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में कौन सी मूल जनजातियों का प्रदर्शन है? तो ये नागा जो जनजाति होते हैं ये कहीं ना कहीं हर्नबिल उत्सव को बनाती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं हर्नबिल उत्सव की बात करूं तो ये नागालैंड में होता है हर साल। कहाँ, मतलब हर साल कहीं ना कहीं कहाँ पर मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में होता है, ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव। और ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में, 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, बीच में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर और भी कुछ आपको, जैसे मान के चलो, और भी अगर आपको कुछ मतलब एक तरीके से उत्सव वगैरह पढ़ने हैं तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने लगा दिए हैं, आप यहाँ से पढ़ लेना दोस्तों देख के, ठीक है। एक और मैं लगा देता हूँ तो जिससे आपको कहीं ना कहीं, और ये आप यहाँ से थोड़ा सा और मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ से दोस्तों पढ़ सकते हो, ठीक है। देख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बड़ी मेहनत से निकाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। और भी जो पढ़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, देखो यहाँ मेघालय के, महाराष्ट्र के, मणिपुर के, और ये वो हैं जो कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एसएससी बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछता है, लोहड़ी, बैसाखी,
ये राजस्थान में गणगौर महोत्सव, ये आपको कुल मिलाकर एकदम सेलेक्ट डाटा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा। देखो उत्तर पश्चिम का मतलब होता है ये वाला एरिया, ये भारत में ये वाला एरिया, ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तान जो है ना भारत के 4 राज्यों से लेकर सीमा बनाता है। एक पंजाब, एक दोस्तों गुजरात, एक राजस्थान, ठीक है दोस्तों, और एक जम्मू एंड कश्मीर। टोटल कितनी लगती है तो ये भी पूछा जाता है। तो टोटल लगती है इससे 23 किलोमीटर। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी रेखा, वो कौन सी रेखा है, नियंत्रण रेखा कौन सी है, तो वो है बेटा रेड क्लिफ। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। ठीक है, पूछा जाता है रेड क्लिफ। ठीक है, अगर मैं चीन की बात करूं तो उसमें कौन सी, मैकमोहन। अब अगर मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान से एक ही राज्य लगता है, वो भी जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान से डायरेक्टली कोई सीमा टच नहीं करता, कोई भी डायरेक्टली सीमा सीमा सीधे कोई भी साझा नहीं करती है अफगानिस्तान और भारत की राज्य की। यहाँ पर होता क्या है मैं बताऊँ एक्चुअली में बिल्कुल डीप, कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो आपने जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पीओके सुना होगा, जिसका अर्थ है कि अर्ध पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर मतलब जिस पर ऐसा कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर अभी पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन वो जो कश्मीर का हिस्सा है पीओके वाला वो है भारत का, हम उसे मानते हैं भारत का। इसलिए जो अफगानिस्तान की सीमा थोड़ी सी टच करती है वो पीओके से टच करती है। इसलिए हम मान लेते हैं कि अफगानिस्तान हमारा भी एक पड़ोसी देश है जो कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से टच करता है। तो एक राज्य इसके लिए हम जम्मू कश्मीर मान लेते हैं कि कौन सा है, जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो सीधे जम्मू कश्मीर से टच नहीं होता है, वो किससे टच करता है, पीओके से। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक मिनट रफ कर लें अपन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 2011 बोला जा रहा है कि 2011 में जनगणना के अनुसार कौन सा भारत सबसे कम आबादी वाला राज्य था। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य था ये सिक्किम। ठीक है, और सबसे अधिक, अगर मैं सबसे अधिक की बात करूँ तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा। सबसे अधिक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अधिक में था यूपी। ठीक है, 2000 मतलब जनगणना के बारे में मैं पहले पूरा बता चुका हूँ आपको कि कब चालू हुई थी क्या कैसा। ठीक है, और क्षेत्रफल में अगर बात करूँ तो गोवा जो है एक ऑप्शन में दिया गया, गोवा ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सबसे बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़े की बात करूं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या में गिरावट हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे रहा हूँ दोस्तों, होमवर्क है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार आगे क्वेश्चन सुन लें। 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें जनसंख्या में गिरावट देखी गई थी, वृद्धि नहीं गिरावट देखी गई थी, ऐसा कौन सा राज्य, ये आपको बताना है।
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जून 2023 में से किसे स्प्रोनेजा पुरस्कार और जैसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ये मिला किसे था, तो ये मिला था ज्योति गुप्ता को। ये किसे मिला था, ज्योति गुप्ता को। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो स्पोनेजा पुरस्कार है ये है क्या। तो स्पोनेजा स्पोनेजा पुरस्कार, स्पोनेजा पुरस्कार दोस्तों ये नीदरलैंड का, यह है नीदरलैंड का, नीदरलैंड का सर्वोच्च सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड का सर्वोच्च क्या है, वैज्ञानिक पुरस्कार। बस हमें इस समय इतना ही जानना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपसे ये बोला गया है कि भारत में किस धर्म में जनसंख्या बहुसंख्यक है। देखो, सबसे पहले दो शब्द चलते हैं, एक अल्पसंख्यक, एक अल्पसंख्यक, कैसे लिखते हैं, एक चलता है एक चलता है अल्पसंख्यक, ठीक है दोस्तों, और एक चलता है बहुसंख्यक। ये पहले समझ लो होता गया। देखो, किसी भी समुदाय की किसी भी समुदाय की किसी भी देश में अगर 50% से जनसंख्या प्लस है, 50% से जनसंख्या अगर प्लस है तो वो आ जाएगा बहुसंख्यक में। और किसी की जनसंख्या, किसी भी समुदाय की जनसंख्या अगर 50% से कम है, अगर 50% से कम है तो वो आ जाएगा अल्पसंख्यक में। ठीक है, तो अगर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बात करूं, 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करूं, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जो हिंदू थे, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं वीडियो जिससे जो हिंदू थे वो 79.80% थे। और जो मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम थे वो 14.23% थे। और उसके बाद जो ईसाई थे, ठीक है दोस्तों, ईसाई थे वो 2.3% थे। और उसके बाद जो सिख थे वो 1.7% थे। और उसके बाद जो बौद्ध हैं, उसके बाद जो बौद्ध हैं वो 0.7% है। और उसके बाद मैं अगर जैन की बात करूं, जैन की, तो ये 0.4% है। और अगर मैं पारसी की बात करूं, ये सबसे कम है देश में। क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा धर्म है जो सबसे कम निवास करता है भारत में, 0.06%। अब अपने हिसाब से देख लो, इसमें बोला जा रहा है कि भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक का मतलब होता है कि सबसे, मतलब 50% से ज़्यादा, और 50% से ज़्यादा मात्र एक ही है, हिंदू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 2023 किसान कल्याण, 2023 किसान कल्याण कल्याण किसान पीएम किसान आर्टिफिशियल चैटबॉट लॉन्च किया है, जो पीएम किसान योजना से संबंधित शिकायतों के लिए एक जगह पर समाधान प्रदान करेगा। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे वहीं की वहीं किसान से संबंधित जो शिकायत होंगी वहीं की वहीं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये किसान ई मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसान ई मित्र होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, किसान ई मित्र। अब थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किसान किसान सम्मान निधि से, किसान सम्मान निधि योजना कब चालू की गई थी, ये जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये 1
1 फरवरी 2019 को 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल ने शुरुआत की थी। पीयूष गोयल ने क्या किया था? शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें बस हमें इतना ही जानना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक पाते हैं, अर्थात मतलब 40-40 स्कोर अगर हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों ड्यूस कहा जाता है। लेकिन एक सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए, अगर लेकिन ड्यूस के बाद जो भी खिलाड़ी अगला अंक जीतता हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ड्यूस के बाद जो अगला खिलाड़ी अगला अंक जीतता है, मतलब ड्यूस में क्या होता है? ड्यूस वाली वो स्थिति होती है कि जब अंक जो हो जाते हैं, जो स्कोर होता है वो बराबर बराबर होता है। लेकिन जैसे ही ड्यूस के बाद जो भी खिलाड़ी एक अगला अंक जीतता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन किसमें? सीजीएल में पूछा गया। तो दोस्तों उसे एडवांटेज बोला जाता है। क्या कहा जाता है? एडवांटेज। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ड्यूस के बाद जो भी खिलाड़ी अगला अंक जीतता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों एडवांटेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला ये जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है। तो मौर्यकालीन जो शिलालेख है वो है गांधार। पहली बात तो शिलालेख का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, शिलालेख का मतलब होता है कि ऐसे लेख जो चट्टानों और पत्थरों में या तो लिखे गए हैं या खोदे गए हैं। चट्टानों और पत्थरों में लिखे गए हैं या खोदे गए हैं, उन प्राचीन लेख को ही क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। मतलब चट्टान और पत्थर में लिखे हुए प्राचीन लेख या खोदे हुए प्राचीन लेख को कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। जो कंधार है, कंधार की अगर मैं बात करूं तो ये वर्तमान में कंधार क्या है दोस्तों? कंधार मौर्य कंधार मौर्य शिलालेख है। मौर्य शिलालेख है जो जो वर्तमान में जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। तो फिर कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान में है अफगानिस्तान में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अफगानिस्तान में। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भैया ये जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसने की थी? तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये की थी भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर मैं प्रसिद्ध सम्राटों की बात करूं मौर्य साम्राज्य के, तो प्रसिद्ध सम्राटों में अगर मैं प्रसिद्ध सम्राटों की बात करूं तो प्रसिद्ध सम्राटों में सबसे जो प्रसिद्ध थे मौर्य साम्राज्य के वो थे अशोक। कौन थे? अशोक। अशोक को क्यों जाना जाता था? अशोक कहीं ना कहीं शिलालेख, ये जो अशोक थे, जो शिलालेख और और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना एक लड़की और लड़के को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है दोस्तों, और यहीं से इनका कलिंग युद्ध आपने सुना होगा, जिससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। ये वही अशोक सम्राट ही थे। अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं? देखो, जिस तरीके से सरकार क्या है, आपको मौलिक अधिकार प्रदान करती है, उसी तरीके से सॉरी, संविधान जिस तरीके से आपको मौलिक अधिकार प्रदान करती है, उसी तरीके से जो संविधान है वो सरकार को नीति निर्देशक तत्व भी प्रदान करते हैं, और ये उनके एक तरीके से मौलिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, जैसे आपके भी मौलिक कर्तव्य हैं, उसी तरीके से सरकार के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जिससे आप क्या करें, इससे होता क्या है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है, तो ये लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित सॉरी दोस्तों, ये उनका उद्देश्य क्या होता है, तो लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना होता है। तो सबसे पहले अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें, राज्य के, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं इसे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, अगर हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करें, ठीक है, तो इन्हें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। ठीक है, लिया कहाँ से गया है, ठीक है, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, यह है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। उद्देश्य क्या है इनका, तो अभी मैंने बताया कि उद्देश्य यह है कि लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत के एक कल्याणकारी राज्य कर बनाना। अच्छा, इनका इसी में एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 40, जो कि किससे संबंधित है, कई बार पूछा गया है एसएससी जीडी में, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, इसी में पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सिद्धांत हैं, ये गैर बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी का मतलब जरूरी नहीं है कि सरकार इन्हें करे या सरकार इनको ही फॉलो करे। ठीक है, गैर बाध्यकारी होते हैं, गैर बाध्यकारी हैं, यानी अदालतें इनके उल्लंघन के लिए कार्रवाई नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बैंकिंग अधिनियम से दिया गया है। अगर हम बैंकिंग अधिनियम की बात करें तो बैंकिंग अधिनियम से अगला क्वेश्चन दिया गया है, और बैंकिंग अधिनियम कब लागू किया गया था, तो बैंकिंग अधिनियम 1949 में लागू किया गया था दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1949 में। तो बैंकिंग जो अधिनियम था 1949 में लागू किया गया था। ठीक है, ये 1949 में 1949 में बैंकिंग अधिनियम लागू किया गया था। होता क्या है, इसके तहत जो आरबीआई होती है, आरबीआई इस नियम के तहत बैंकों को नियंत्रित करती है, पहला काम। और दूसरा काम, निरीक्षण करना, लाइसेंस देने और नए बैंकों के गठन को विनियमित करने का अधिकार मिला है इसी 1919 के बैंक विनियम अधिनियम से। ठीक है, तो ये कब पारित किया गया था, 1919 में। अब हम बात कर लेते हैं कि मुंडारी नृत्य क्या है। ठीक है, अगर हम मुंडारी नृत्य की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें मुंडारी नृत्य की, तो ये जो मुंडारी नृत्य है ये झारखंड में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, झारखंड में। ठीक है, कौन करता है ना, तो मुंडा ने करता कौन है, तो मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है।
ठीक है। और ये जो नृत्य है, यह नृत्य समूह में किया जाता है, समूह में किया जाता है। ये जो नृत्य है समूह में किया जाता है, जिसमें जिसमें पुरुष और महिलाएं, जिसमें पुरुष और महिलाएं और महिलाएं दोनों आती हैं, ये दोनों करते हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। ठीक है। अब कुछ के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने सबसे पहले समझ लेते हैं, ये तो पूरा झारखंड के बारे में बता दिए। ठीक है। तमिलनाडु के कुछ नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के कौन कौन से कुछ नृत्य होते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करें। जैसे तमिलनाडु मैंने डाला। ठीक है। तमिलनाडु के कुछ फेमस, जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक, ये बहुत पूछा जाता है कहाँ पर है। फिर इसके बाद देवराट्टम, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये कहाँ पर किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं तमिलनाडु में। इसी तरीके से केरल के कुछ जान लो। केरल में एक किया जाता है कथकली, एक किया जाता है कथकली। फिर दूसरा होता है, इसमें पूछा जाता है मोहिनी अट्टम कहाँ पर किया जाता है। मोहिनी अट्टम कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, मोहिनी अट्टम कहाँ पर होता है। फिर इसी से रिलेटेड है एक थेयम, थेयम नृत्य, थेयम नृत्य कहाँ पर होता है। नोट लगाकर एक बात लिखें कि किस नृत्य को पूर्व का गाथा कहा जाता है या पूर्व की गाथा कहा जाता है। तो कथकली को, कथकली को, कथकली को, कथकली को पूर्व की, कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यूपी में एक इम्पॉर्टेंट है, यूपी का है कथक। कथक, कथकली अलग है और कथक अलग है। ठीक है, कथक ये एक ऐसा नृत्य है जो मुगल संस्कृति पर प्रभाव पड़ा था, एकमात्र ऐसा नृत्य जिस पर मुगल संस्कृति का प्रभाव पड़ा था, और वो था कथक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा भैया जापान। कौन करेगा, 2026 में जापान करेगा। शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत हुई थी इसकी 1951 में। कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, और नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जैसे ओलंपिक होता है उसी तरीके से हर 4 साल हर 4 साल के अंतराल में कराए जाते हैं, अंतराल में होते हैं। ठीक है, एशियान गेम के बारे में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा लिखना कहीं ना कहीं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1951 में जो एशिया गेम हुए थे, जो एशियाई खेल हुए थे, एशियाई खेल हुए थे उसमें टॉप कौन में आया था, टॉप कंट्री में कौन था। तो उसमें टॉप पर था जापान। ठीक है दोस्तों, टॉप पर कौन था, जापान था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अभी तक भारत कितनी बार एशियाई गेमों की मेजबानी कर चुका है। तो 2 बार कर चुका है, 2 बार। एक 1951 में और दूसरी बार कर चुका 1982 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे और दूसरा नाम क्या है इसका। तो दूसरा नाम है एशियाइड। इसे एशियाइड के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप, किसके विरोध के परिणाम स्वरूप ये हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1919 में एक एक्ट आया था, ठीक है, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1900 रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को ऐसे इसे 1919 का रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि इसे किसने पारित किया था? तो इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन ये है कि ये था क्या? रॉलेट एक्ट काला कानून क्यों कहा गया? देखो हुआ क्या था कि भारतीय सदस्यों को भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेचर ने बहुत जल्दी पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार क्या कर रही थी? इस कानून के जरिए सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा के जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब ये एक ऐसा कानून था कि बिना मुकदमे के आप 2 साल तक जेल में रख सकते हो बिना किसी अरेस्ट वारंट, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। और महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक में अवज्ञा चाहते तो 6 अप्रैल को उन्होंने इसी के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी थी। तो ये था एक तरीके से रॉलेट एक्ट, ठीक है दोस्तों। मतलब 2 साल तक बिना किसी मुकदमा की जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। अब हम बात कर लेते हैं आगा खान कप की। आगा खान कप जो था वो कबड्डी से रिलेटेड, सॉरी, वो हॉकी से रिलेटेड था। और हॉकी के और भी कुछ इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं हॉकी के और भी कुछ इम्पोर्टेंट कप हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। टूर्नामेंट होते हैं जैसे नेहरू ट्रॉफी पूछी जाती है। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी, तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से। फिर एक पूछा जाता है ध्यानचंद्र, ये कई बार पूछा गया है एसएससी जीडी में, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, ठीक है दोस्तों। ये भी किससे संबंधित? हॉकी से। फिर एक पूछा जाता है अजलान शाह, अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो ये भी हॉकी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ और हमें याद रखना है। आगा खा एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करके समझा, नोट लगा के इसे नोट कर लेना आप। कि पूछा ये जाता है कि आगा खा जो कप है, आगा खा कप जो है उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम, ये उसका दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका दूसरा नाम बेटन, उसे हम बेटन कप के नाम से भी जानते हैं। फिर एक आगा खां गोल्ड कप भी होता है जो कि फुटबॉल से जुड़ता है और ये बांग्लादेश में खेला जाता है। मतलब एक कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है आगा खां गोल्ड कप, ठीक है। ये किससे है? ये फुटबॉल से संबंधित है और ये कहाँ पर खेला जाता है? तो बांग्लादेश में, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1867 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूडल्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश डैश के क्रम में व्यवस्थित किया था। इसे न्यूलैंड्स के आस्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या था? तो इसमें बढ़ते परमाणु द्रव्यमान थे, ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु के कौन थे? द्रव्यमान थे, ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो पंडित जो रविशंकर थे उस सितार से थे। इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।